मलकानगिरी जिले के रंगमाटिया गुड़ा गांव के ये आदिवासी ताड़ के जिस पेड़ पर चढ़कर इत्मीनान से काम कर रहे हैं, उसकी ठीक ठीक लंबाई बताना मेरे लिए मुश्किल है। लेकिन इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि कैमरे पर नजर आ रहे इन साहब को देखने के लिए हमें स्पेशल लेंस इस्तेमाल करना पड़ा। जिस ऊंचाई पर ये थे, नंगी आंखों से इन्हें देखना मुश्किल हो गया था। इनको इस ऊंचाई पर काम करते देखने की कोशिश में लग रहा था मानो हम ही उलट कर गिर पड़ेंगे। लेकिन जिस आसानी से इस ताड़ के पेड़ पर ये चढ़ गए वो आपने देखा ही। आपने नोटिस किया होगा कि चढ़ते समय उन्होंने ना तो कमर से कोई ऐसी रस्सी बांधी थी जो पेड़ के तने और उनके बीच में एक सुरक्षा घेरा बना लेती। वो चढ़ते वक्त उसी बांस को पकड़कर चढ़ते हैं जो पेड़ के तने से बांधा गया था। यानी उन्होंने पेड़ के तने को नहीं पकड़ा था और उन्हें पेड़ के तने से बांधे गए बांस पर पूरा भरोसा था। इसके बाद वो इस गगनचुंबी पेड़ पर इत्मीनान से बैठकर अपना काम कर रहे हैं। काम मतलब दिन भर में जमा हुई सलप यानी ताड़ी को नीचे पहुंचाने में लगे हैं। ताड़ पर बंधे एक बर्तन को खाली करने के बाद उस शाख को कतर देते हैं और उससे ताड़ी की बूंदें थोड़ी और तेजी से गिरने लगती हैं। पेड़ पर ही औजार और बर्तन रखने का भी इंतजाम किया गया है। एक बर्तन खाली करने के बाद वो बांस पर चलकर दूसरे पेड़ पर पहुंच जाते हैं। दूसरा बर्तन खाली करते हैं, उसकी भी शाख को कतरते हैं और फिर इत्मीनान से नीचे उतर आते हैं। कैमरे पर देखकर शायद वैसा एहसास नहीं होता है, लेकिन जब हम यह सब देख रहे थे तो लग रहा था कि एक आदमी बेखौफ आसमान में चल रहा है। सिर्फ चल नहीं रहा है बल्कि काम भी कर रहा है। बेशक मेरी ही तरह आपको ये दृश्य रोमांचक, खतरनाक या रोचक लग रहे होंगे, या फिर आप में से कई को लग सकता है कि ताड़ या नारियल के ऊंचे पेड़ों पर चढ़ना गांव देहात में कौन सी बड़ी बात है। शायद आप सही भी हैं। मेरा भी इरादा इन तस्वीरों के बहाने मलकानगिरी के कोया आदिवासियों के बारे में कुछ ज़रूरी बातें करने का है। वो बातें जो हमने वहाँ महसूस की और जो हमारी कुछ समझ में आई। इन बातों को समझाने में ये तस्वीरें मेरी मदद करेंगी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि सलप इन आदिवासियों के शौक ही नहीं, जीविका का भी साधन है। दो 2011 की जनगणना के मुताबिक मलकानगिरी में कोया आदिवासियों की कुल आबादी 1,47,137 दर्ज है। इस समुदाय में साक्षरता दर 30% से भी कम है। इस समुदाय के गांवों में जाने पर पता चलता है कि यह समुदाय अपने वर्तमान में ही जीता है, एक ऐसा वर्तमान जो भविष्य में तब्दील नहीं होता। यानी आज के युग में भी ये आदिवासी किसी तरह से खुद को जिंदा भर रखने में उलझे हुए हैं। एक वक्त में शिफ्ट कल्टीवेशन यानी कि झूम खेती करने वाले ये आदिवासी अब स्थायी खेती तो कर रहे हैं, लेकिन उत्पादन बेहद मामूली है। अभी भी ये आदिवासी अपने परिवार के लिए भोजन जंगल से ही जुटाते हैं। इन आदिवासियों से बातचीत में एहसास होता है कि ये खेती में समय लगाने से ज़्यादा जंगल में भोजन की तलाश में घूमना पसंद करते हैं। दरअसल इन आदिवासियों को स्थायी खेती की तरफ तो लाया गया है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी संसाधन और तकनीक का इंतज़ाम नहीं हो पाया है।
इसलिए कम उत्पादन और फसल के सूख जाने के जोखिम की वजह से अभी भी ये आदिवासी खेती की बजाय जंगल पर ज़्यादा भरोसा करते हैं, क्योंकि जंगल में लगभग हर मौसम में कोई कांदा या फल ज़रूर मिल जाता है। जीविका का कोई सस्टेनेबल यानी स्थायी साधन ना होना इन आदिवासियों की जिंदगी में साफ दिखाई देता है। इस जिंदगी में एक ठहराव नजर आता है। 2001 से 2011 के बीच इन आदिवासियों की आबादी में गिरावट भी दर्ज की गई थी। इसके कई कारणों में से शायद इनकी संख्या का सही आंकड़ा दर्ज ना हो पाना भी एक वजह रही होगी। लेकिन गरीबी और कुपोषण इस आदिवासी समुदाय में घर कर बैठे हैं। जब हम इन आदिवासियों से बात कर रहे थे तो तेजी से बदलती दुनिया से कदम मिलाने में उनकी कोई खास दिलचस्पी दिखाई नहीं दी। पढ़ाई लिखाई के प्रति अभी भी एक उदासीनता ही मिलती है। जिन बच्चों को स्कूल में होना चाहिए वो बच्चे गुलेल लेकर चूहे या गिलहरी मारने के लिए दिन भर जंगल में भटकते मिलते हैं। खेती के अलावा ये आदिवासी पशुपालन भी करते हैं। कोया समुदाय में परिवार की संपन्नता का पैमाना उनकी गायों की संख्या से तय होता है। लेकिन गाय पालने का मकसद दूध उत्पादन नहीं है। इन आदिवासी परिवारों में दूध का इस्तेमाल काफी कम ही होता है। अन्य खेतीहर समाजों की तुलना में गाय पालने के तरीके में भी काफी फर्क है। मसलन गाय या बैलों को चारा डालने का चलन इन आदिवासियों में अभी भी नहीं है। गाय बैलों को जंगल में चरा कर लाया जाता है। इसके अलावा बकरी और मुर्गे भी पाले जाते हैं। बकरियों के लिए मचान के ऊपर एक बाड़ा बनाया जाता है। गाय, बैल या बकरी इन आदिवासियों की एकमात्र संपत्ति कही जा सकती है। जब भी परिवार को पैसे की जरूरत पड़ती है तो इन जानवरों में से कुछ को बेच दिया जाता है।